भीमा कोरेगांव का युद्ध इतिहास का चर्चित युद्ध रहा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा नामक नदी के किनारे कोरेगांव स्थित है। इस नदी और गांव के आधार पर ही भीमा कोरेगांव युद्ध का नाम अस्तित्व में आया। यह युद्ध हमें भारत की पुरानी परंपराओं से भी अवगत कराता है कि किस प्रकार पेशवा द्वारा भारत के एक समुदाय महार को कमर पर झाड़ू और गले में मटका बांधने को मजबूर किया जाता था, ताकि कोई महार रास्ते से चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू द्वारा मिटते रहे और वे थूकना भी चाहे तो उन्हें अपने गले की मटकी में ही थूकना पड़े। कई लोगों को लगता है कि युद्ध महारों और मराठों के बीच हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशवा मूल रूप से मराठा साम्राज्य के राजा यानी छत्रपति के अधीन होकर कार्य करते थे। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। उनका राज तिलक 1674 में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध कई युद्ध किए थे। 1713 तक आते आते मराठा कमजोर पड़ने लगे थे और पेशवा जो कि ब्राह्मण थे वे मुख्य भूमिका में आ गए और मराठा नाम मात्र का राजा रह गए और आगे चलकर पेशवाओं ने शासन की बागडोर संभाल ली। मराठा साम्राज्य की पूरी कमान पेशवाओं के हाथों में आ गई। उन्होंने महारों पर कई जातिवादी नियम थोप दिए, जैसे कि उन्हें कमर पर झाड़ू और गले में मटका बांधने को मजबूर किया गया, ताकि जब कोई महार रास्ते से चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू द्वारा मिटते रहे और वे थूकना भी चाहे तो उन्हें अपने गले की मटकी में ही थूकना पड़े। इसका विरोध महारों ने किया। ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक महाराष्ट्र के ही थे। शिवाजी महाराज के समय महार सेना में भर्ती हो सकते थे, लेकिन पेशवाओं ने महारों को सेना में भर्ती करना बंद कर दिया। अब महारों को नई सेना में शामिल होने की जरूरत पड़ी। में अंग्रेजों का आगमन 1600 में हो गया था। अंग्रेज व्यापार करने के साथ साथ भारतीयों को गुलाम बनाकर शासन भी करने लगे थे। यह वही दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना विस्तार करने में लगी हुई थी और उसके लिए उन्हें पेशवाओं को हराना बेहद जरूरी था। जब महारों ने पेशवा सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, तब पेशवाओं द्वारा उन्हें अपमानित कर ठुकरा दिया। यह बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने महार जाति के लोगों को समानता की शर्तों पर अपने साथ अंग्रेजी सेना में भर्ती कर लिया और इस तरह आगे चलकर भीमा कोरेगांव युद्ध अस्तित्व में आया। इस युद्ध में दो पक्ष थे। एक पेशवा बाजीराव द्वितीय 28,000 से अधिक सैनिक पुणे में हमला करने के लिए जा रहे थे। वहीं दूसरा पक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ी के कप्तान फ्रांसिस स्टैंटन के अगुवाई में 800 सैनिक थे, जिनमें अधिकांश महार थे, जो कि पुणे ही ब्रिटिश सैनिकों की ताकत बढ़ाने के लिए जा रहे थे। पेशवा और ब्रिटिश दोनों ही पुणे के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इन दोनों सेनाओं की मुलाकात हो गई और जो पेशवा पुणे पर हमला करने जा रहे थे उनका सामना रास्ते में ही ब्रिटिशों से हो गया। ब्रिटिश सेना कोरेगांव में स्थित थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश सेना पर हमला करने के लिए 2000 सैनिक भेजे और इस तरह युद्ध छिड़ा भीमा कोरेगांव युद्ध। 1 जनवरी 1818 को यह भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पेशवाओं के 20,000 घुड़सवार और 28,000 पैदल सैनिक सहित युद्ध के लिए कुछ तोपें थी। वहीं ब्रिटिश सेना के 500 पैदल सैनिक, 300 घुड़सवार व युद्ध के लिए तोपें थी। ब्रिटिश सेना में अधिकांश महार जाति के लोग थे। दोनों सेनाओं के मध्य करीब 12 घंटे तक युद्ध चला। ब्रिटिश महार सेना के आगे पेशवा टिक न सके। कैप्टन फ्रांसिस स्टैंटन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश महार सेना विजयी रही। इस जीत के बाद पेशवाओं का शासन खत्म हो गया। उन्होंने पेंशन के बदले शाही दावों का आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में शहीद हुए महार सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोरेगांव में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। वही स्तंभ का शिलालेख ये घोषित करता है कि कैप्टन स्टैंटन के बल ने पूर्व में ब्रिटिश सेना के सबसे गर्वित विजय में से एक को पूरा किया। महारों के महत्व के लिए कोरेगांव में मारे गए सैनिकों के नाम है। भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय बताना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। इनका जन्म स्थान है महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। इनकी माता का नाम भीमबाई मुरबेतकर। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल। इनका विवाह 1906 में रमाबाई से हुआ था और 1948 में इनका दूसरा विवाह सविता अंबेडकर से। इनके बच्चों का नाम है भैया साहेब अंबेडकर।
इनके आरंभिक जीवन की बात करेंगे तो वो है अंबेडकर जी अपने माँ बाप की 14वीं संतान थी। उनके पिता इंडियन आर्मी में साबूदार थे व उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास महू में थी। यही अंबेडकर जी का जन्म हुआ। 1894 में रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद उनकी मां चल बसी, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे शिफ्ट हो गए, जिसके बाद अंबेडकर जी की पढ़ाई यही बॉम्बे में हुई। 1906 में 15 साल की उम्र में उनका विवाह 9 साल की रमाबाई से हो गया। इसके बाद 1908 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। छुआछूत के बारे में अंबेडकर जी ने बचपन से ही देखा था। वे हिंदू मेहर कास्ट के थे, जिन्हें नीचा समझा जाता था व ऊंची कास्ट के लोग इन्हें छूना भी पाप समझते थे। इसी वजह से अंबेडकर जी ने समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इस भेदभाव व निराधार का शिकार अंबेडकर जी को आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा, जहां वे पढ़ा करते थे। उनकी कास्ट के बच्चों को क्लास के अंदर तक बिठाने नहीं दिया जाता था। टीचर तक उन पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ उनको पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से डालकर पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन लोगों को पानी तक नहीं मिलता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर जी को आगे की पढ़ाई के लिए बॉम्बे के एल्फिंस्टोन कॉलेज जाने का मौका मिला। पढ़ाई में वे बहुत अच्छे व तेज दिमाग के थे। उन्होंने सारे एग्जाम अच्छे से पास करे थे, इसलिए उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ के राजा सहायाजी से 25 रुपए की स्कॉलरशिप हर महीने मिलने लगी। उन्होंने राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में 1912 में ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे को आगे की पढ़ाई में लगाने की सोची और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, परंतु यहाँ भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े पद में होते हुए भी उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। बॉम्बे गवर्नर की मदद से वह बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। अंबेडकर जी आगे और पढ़ना चाहते थे, इसलिए वे एक बार फिर भारत से बाहर इंग्लैंड चले गए। इस बार उन्होंने अपने खर्चों का भार खुद उठाया। यहाँ लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीएससी के अवार्ड से सम्मानित किया। अंबेडकर जी ने कुछ समय जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में गुजारा। यहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स में अधिक अध्ययन किया। 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टरेट की बड़ी उपाधि से सम्मानित किया गया। अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के चलते 1935 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद उन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द व डायबिटीज भी बढ़ गई थी, जिस वजह से उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। इलाज के लिए वे बॉम्बे गए, जहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर के रूप में उन्हें एक नया जीवन साथी मिल गया। उन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में की। अब इनके दलित मूवमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत लौटने के बाद अंबेडकर जी ने छुआछूत व जातिवाद, जो किसी बीमारी से कम नहीं थी, वे देश के कई हिस्सों में तोड़ रही थी और जिसे देश से निकालना बहुत जरूरी हो गया था। इसके खिलाफ अंबेडकर जी ने मोर्चे छेड़ दिए। अंबेडकर जी ने कहा, नीची जाति व जनजाति एवं दलित के लिए देश में अलग से एक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। उन्हें भी पूरा हक मिलना चाहिए कि वे देश के चुनाव में हिस्सा ले सकें। अंबेडकर जी ने इनके आरक्षण की भी बात सामने रखी। अंबेडकर जी देश के कई हिस्सों में गए, वहां लोगों को समझाया कि जो पुरानी प्रथा प्रचलित है वो सामाजिक बुराई है, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर
मूव नायका लीडर ऑफ साइलेंट शुरू किया। एक बार एक रैली में उनके भाषण को सुनने के बाद कोल्हापुर के शासक शाहूकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात का पूरे देश में बहुत हल्ला रहा। इस बात ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दे दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीतिक सफर कुछ इस प्रकार से है। 1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वह 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूतों लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया। उनका कहना था, अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हैं। अब आपको संविधान के गठन के बारे में बताती हूँ। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वह वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया। वे आजाद भारत के पहले लॉ मंत्री बने। दलित होने के बावजूद उनका मंत्री बनना उनके लिए एक बहुत बड़ी उपाधि थी। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान गठन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उनको स्कॉलर व प्रख्यात विधिवेत्ता भी कहा गया। अंबेडकर जी ने देश की भिन्न भिन्न जातियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक पुलिया का काम किया। वे सबके समान अधिकार की बात पर जोर देते थे। अंबेडकर जी के अनुसार अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई खत्म नहीं करेगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म में रूपांतरण। 1950 में अंबेडकर जी एक बौद्धिक सम्मेलन को अटेंड करने श्रीलंका गए। वहां जाकर उनका जीवन बदल गया। वे बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने धर्म रूपांतरण की ठान ली। श्रीलंका से भारत लौटने के बाद उन्होंने बौद्ध व उनके धर्म के बारे में बुक लिखी व अपने आप को इस धर्म में बदल लिया। अपने भाषण में अंबेडकर जी हिंदू रीति रिवाजों व जाति विभाजन की घोर निंदा करते थे। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। उनकी बुक द बुद्ध व उनका धर्म का विभाजन उनके मरून प्रांत पर हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जी ने एक आम सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने 5 लाख सपोर्टर का बौद्ध धर्म में रूपांतरण करवाया। अंबेडकर जी काठमांडू में आयोजित चौथी वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वहां गए। 2 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी पुस्तक द बुद्ध और कॉल्स मार्कस का हस्तलिपिक पूरा किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मृत्यु का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। 1954 से लेकर 1955 के समय अंबेडकर जी अपनी सेहत से बहुत परेशान थे। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन व कई तरह की अन्य बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति अनुसार ही हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती तारीख कुछ इस प्रकार से है। अंबेडकर जी के अविश्वसनीय कामों की वजह से उनके जन्म दिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया। इस दिन सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थान, स्कूल, कॉलेज का अवकाश होता है। अंबेडकर जी ने ही दलित व नीची जाति के लिए आरक्षण की शुरुआत करवाई थी। उनके इस काम के लिए आज भी देश उनका ऋणी है। उनकी मूर्तियां देश के कई शहरों में सम्मान के तौर पर बनाए गए। अंबेडकर जी को पूरा देश शत शत नमन करता है। अंग्रेज मराठा युद्धों के दौरान अंग्रेज की सेवा करने से लेकर स्वतंत्रता के बाद
देश की सेवा तक महार रेजिमेंट की यात्रा बेहद मुश्किल भरी रही है। महार रेजिमेंट भारतीय सेना का एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। ये एकमात्र रेजिमेंट है जिसे भारत के सभी समुदायों और क्षेत्रों के सैनिकों को मिलकर बनाया गया है। अंग्रेजों के दौरान महार रेजिमेंट ने मराठा पेशवाओं को हराया था। आज भी महार भारतीय सेना का प्रमुख अंग है। आजादी के बाद से यह एक रेजिमेंट का नाम है जिसने देश को 2 सेना प्रमुख दिए हैं और कई युद्ध जीते हैं और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र तक इस रेजिमेंट के नाम है। 1981 से 1983 तक सेना प्रमुख केवी कृष्णा राव महार रेजिमेंट से थे और 1985 से 1988 तक सेना प्रमुख रहे कृष्ण स्वामी सुंदर जी महार रेजिमेंट से थे। महार रेजिमेंट 1962 के युद्ध के दौरान लद्दाख में सक्रिय रही। बोलो हिंदुस्तान की जय के नारे के साथ 1971 की युद्ध के दौरान पंजाब में इन्होंने लड़ाई लड़ी। 1987 में श्रीलंका में शांति कार्रवाई के दौरान ये रेजिमेंट सक्रिय रही। महार रेजिमेंट का लोगो यानी कि सिंबल है वीक विकर्स मिडल मशीन गन की एक जोड़ी है, लेकिन आजादी के पहले कोरेगांव का खंबा था। महार रेजिमेंट को पहली बार मराठाओं के खिलाफ युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। बाद में गैर मार्शल वर्ग के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अभियान में शामिल होने के लिए इन्हें भेजा गया। रेजिमेंट ने 1818 में कोरेगांव की लड़ाई सहित 100 से अधिक वर्षों तक साम्राज्य की सेवा की। 1892 में महार रेजिमेंट को विघटित कर दिया गया और उसे विरोध और एक आंदोलन के बाद दोबारा से सक्रिय किया गया। B.R. अम्बेडकर, जिनके पिता महार रेजिमेंट को फिर से स्थापित करने की वकालत लगातार करते रहे थे। दोस्तों, आजादी के बाद महार रेजिमेंट ने विभाजन के दौरान और बाद में जो विकट परिस्थितियां हुई थी उसमें इस रेजिमेंट ने हिंसक लड़ाई में लाखों शरणार्थियों को सुरक्षित स्थानांतरण करने में मदद की थी। महार रेजिमेंट के रणबांकुरों ने हिमालय की चोटियों पर शौर्य दिखाया था। करगिल के युद्ध के दौरान उन्होंने बलिदान भी दिया। उनकी यादें अब MRC स्थित संग्रहालय में सजी हैं। इनमें युद्ध में पराजय के बाद भागते हुए पाकिस्तानी सैन्य अफसरों की जब्त की गई वर्दी, हथियार, गन, बर्फीली पहाड़ियों पर जवान के रुकने के लिए शीतरोधी बंकर भी हैं। विशेष अवसर पर रेजिमेंट के जवानों के परिजन और अधिकारी रेजिमेंट कैंपस में सजी करगिल विजय की यादें देखने पहुंचते हैं। करगिल पर फतह करने के लिए भारतीय सेना के 529 जवानों ने अपना बलिदान दिया था, जिनमें इस रेजिमेंट के विभिन्न बटालियनों के 24 योद्धा भी शामिल थे, जिनका नाम पूरे रेजिमेंट के लिए शौर्य, साहस और सम्मान का प्रतीक बन गया है। महार के योद्धाओं ने करगिल युद्ध के समय सियाचिन के ग्लेशियरों पर भी मोर्चा संभाला था। यहाँ देश की रक्षा और मातृभूमि के सम्मान के लिए महार योद्धाओं ने अपना खून बहाया था। इस बलिदान के लिए सियाचिन के ग्लेशियर नंबर 3 पर सैन्य पोस्ट का नाम 9 महार के शहीद मेजर मनोज तलवार के नाम पर रखा गया है। महार रेजिमेंट की वीरता की निशानी के तौर पर अब रेजिमेंट सेंटर में म्यूजियम मैदान में पाकिस्तानी सेना के बंकर को देखा जा सकता है। और ये जो बंकर है, जो सियाचिन की बर्फीली हवाओं वाली चोटियों पर पाकिस्तानी जवानों को शरण देता था। युद्ध के दौरान महार के जवानों ने पाक सैनिकों को खदेड़कर इस बंकर पर कब्जा जमाया था और बाद में इसीलिए भारतीय सेना की ओर से इसे जब्त कर बंकर को महार रेजिमेंट को सौंप दिया गया था। महार रेजिमेंट की बटालियनों के जवानों ने करगिल में भारत माता की जय के घोष के साथ सीने पर गोलियां झेलते हुए अपनी जान दी। महार के लड़ाकों ने करगिल फतह के लिए मशको घाटी में मोर्चा संभाला था और गोलाबारी कर पाकिस्तानी सेना को पटकनी दी। घबराकर जब पाक फौज मोर्चा छोड़कर भाग रहे थे तो उनमें पाक सेना का लेफ्टिनेंट मंजूर कादिर भी शामिल था। कादिर इतना डर गया था कि उसने अपना सामान, वर्दी, हथियार भी छोड़ दिया था। वहां से जब्त की गई पाक सैन्य अफसरों की वर्दी, हथियार और अपने घर में लिखे गए जो लेटर थे वो भी महार रेजिमेंट के म्यूजियम में रखे गए हैं। तो दोस्तों, ये है महार रेजिमेंट के बारे में विशेष जानकारी।